हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एलपीजी मॉडल में से जो एल का लेटर था लिबरलाइजेशन वो समझाया था, पर आज के वीडियो में मैं उसके बाद का जो पॉइंट है पी करके एक लेटर है, उसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन। आज मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो प्राइवेटाइजेशन नॉर्मली क्या है? पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप, मैनेजमेंट और जितने भी उसके पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है उसका जो मतलब उसकी एंटरप्राइजेस है उसका कंट्रोल, वो सब पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में आता है, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच मत मान लेना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर भारत पेट्रोलियम है, कौन? भारत पेट्रोलियम है, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उनके जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसमें कुछ अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेंगे? वो जो गवर्नमेंट बाद में क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी कि हमें ये जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम, वो कोई प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी है उनको सेल करनी है। तो वो टाइम पे अगर बहुत सारी कंपनी रहेगी तो ऑक्शन होगा, अगर कोई एक दो ऐसी कंपनी होगी तो वो दोनों के बीच में ऑक्शन होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भारत पेट्रोलियम है और यहाँ पे रिलायंस का पेट्रोलियम है। तो अभी क्या बोला, रिलायंस पेट्रोलियम प्राइवेट हुई, तो अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको सेल की, किसको? रिलायंस पेट्रोलियम को। कौन सी? भारत पेट्रोलियम। तो अभी रिलायंस ने वो खरीद ली, तो अभी उसके ऊपर, किसके ऊपर? भारत पेट्रोलियम के ऊपर जो भी ओनरशिप उसकी होगी, जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होगी भारत पेट्रोलियम की, वो कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर मतलब कौन? रिलायंस पेट्रोलियम। तो इससे ये एग्जांपल से आप नॉर्मली प्राइवेटाइजेशन क्या है वो आराम से समझ गए होंगे। आज अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन के ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों ऑब्जेक्टिव्स की मतलब प्राइवेटाइजेशन को इंप्लीमेंट में क्यों लाना पड़ा है, प्राइवेटाइजेशन क्यों आया एलपीजी मॉडल में? एलपीजी मॉडल में लिबरलाइजेशन आया तो प्राइवेटाइजेशन भी क्यों आया? उसके कोई ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है। तो उसमें आप क्या सोचते हो कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है, इंप्रूव फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? इंप्रूव फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंप्रूव फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब क्या? जो भी गवर्नमेंट को, अभी समझो उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 1991 के पहले सब गवर्नमेंट का चलता था, उनकी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज थी और वहां पे प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, ऐसा समझो। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज थी उन लोग ने मस्त मतलब अच्छा खासा कमा लिया था, मतलब डेप्ट में भी चले गए थे, फिर भी कोई ऐसी कंपनीज थी जिसमें थोड़ा बहुत मार्जिन या प्रॉफिट मिलता था। तो वो धीरे धीरे बाद में जैसे ये रिफॉर्म्स निकला तो बंद होते गए। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी। क्या किया? प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी। या समझो प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी है, वो गवर्नमेंट ने खरीद ली, तो जो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी। किसके कारण? प्राइवेटाइजेशन के कारण। अगर समझो गवर्नमेंट की कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी को खरीद लेती है, तो उसकी जो भी एक्टिविटी और ओनरशिप होगी वो कौन हैंडल करेगी? गवर्नमेंट हैंडल करेगी। तो जितना भी उसमें फाइनेंस मिलेगा, मतलब जितनी भी उसकी इनकम होगी, जितना एक्सपेंडिचर होगा, वो किसके पास? सबसे पहला उसका जो अकाउंटिंग होगा वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें इसके ऊपर से कितना, मतलब इसके अंदर से कितना फंड निकाल के डेवलपमेंट में लगाना है। तो इससे क्या, गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन होगी वो इससे बेटर बन जाएगी और अच्छी बन जाएगी। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है रिड्यूस वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो मोस्टली क्या होता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसके ऊपर जो लोड आ रहा था, मतलब अभी समझो कोई ऐसी कंपनी है, मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम देखने जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की समझ ले, तो इलेक्ट्रिसिटी किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में मोस्टली। अभी गवर्नमेंट के हाथ में, और वो मोनोपोली है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक मोनोपोली बन गई है कि सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट से ही पास होगी। तो पूरे राज्य मतलब पूरे स्टेट में अगर ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई करना है, तो उसके लिए वर्कलोड उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर यही
यही इलेक्ट्रिसिटी का काम अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दे दे या कोई प्राइवेट बैंक को, प्राइवेट बिजनेस को दे दे, तो उससे क्या होगा, एक जो गवर्नमेंट का वर्कलोड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पे सप्लाई करने का वो थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट बिजनेस वहां पे काम करेगा। तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होगी उस पे जो वर्कलोड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसमें थोड़ा प्राइवेटाइजेशन को भी चांस मिल जाएगा। अभी इसके बाद है प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी। प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस किसको, बेटर गुड्स एंड सर्विस किसको, सोसाइटी को। सोसाइटी में कौन रहता है, हमारा कंज्यूमर रहता है या कस्टमर रहता है, जिसको हमें जो प्रोडक्ट होगी वो अच्छी, मतलब वो उसकी जो सर्विस होगी वो अच्छे से अच्छी बनाने की है, अच्छे से पहुंचाने की है, या उसको वो जो सर्विस मिलनी चाहिए या गुड्स मिलना चाहिए वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चीप प्राइस, मतलब एकदम मीडियम प्राइस या मिडिल प्राइस बोलते हैं जिसको हम, मतलब खरीद सके। अगर समझो कोई गरीब या पुअर इंसान भी हो या पुअर ऐसा कोई पीपल हो वो भी खरीद सके, रिच पीपल हो फिर भी खरीद सके, और मिडिल क्लास का कोई पीपल हो वो भी खरीद सके, पर क्वालिटी एक कांस्टेंट रखनी है। तो वो बहुत काम आता है, और वो काम मोस्टली गवर्नमेंट तो कर सकती है, मैं मान सकता हूं, पर जितना गवर्नमेंट कर सकती है उससे कई गुना अच्छा, क्या बोल रहा हूं मैं, कई गुना अच्छा प्राइवेट कंपनीज कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर कर सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अगर समझो उसने गुड्स बेचा तो उसका कोई पैकिंग का कुछ उसका भरोसा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भरोसा नहीं, मतलब उसमें सब कस्टमर के ऊपर आ सकता है या कंज्यूमर के ऊपर आएगा कि प्रोडक्ट गवर्नमेंट के कंपनी ने भेज तो दी, बाद में सेफली पहुंची या नहीं पहुंची उसका कोई भरोसा नहीं। पर ऐसा प्राइवेटाइजेशन में नहीं होता, उसमें पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बाद में उसका जो सेल्फ सर्विस, मतलब जो सर्विस होता है उसका कहां तक, होम डिलीवरी तक, या कहां पे कोई होलसेलर को या किसको बेचना होता है तो वहां तक सेल करके, मतलब वहां पे बेच के जो भी उसकी सर्विस होगी उसका प्रॉपर कैलकुलेशन होगा, भले थोड़ा महंगा पड़ेगा पर उसकी पैकिंग, उसकी अट्रैक्टिवनेस, उसका टेस्ट, उसका क्वांटिटी, उसकी प्राइस एकदम उसके हिसाब से होगी और परफेक्ट होगी। तो वो क्या होगा, एक जो गुड्स और सर्विस हमें प्रोवाइड करनी रहेगी, किसको, प्राइवेटाइजेशन को, मतलब प्राइवेट कंपनी को, वो आराम से प्रोवाइड कर पाएगा और वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कैसा हुआ हमारा, प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी। हम सोसाइटी को अच्छी सर्विस दे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे कौन सी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया। इसके बाद क्या है, राइज फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, राइज फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। अभी राइज फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर समझो आप, मतलब गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब फंड राइज करना है, तो उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो उसके एक्सचेंज में वो डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करेगी, अपनी लिक्विडिटी असेट, मतलब क्या कि अपनी जो असेट है, जो अपनी असेट है, लिक्विडिटी मतलब कैश, तो जो असेट है हमारी, जो हमारी पर्सनल असेट हो सकती है, गवर्नमेंट की ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, वो बेचेगी और उससे जो कैश आएगी, क्या बोल रहा हूं मैं, उससे जो मनी आएगा, जो कैश आएगी, वो किस में डालेगी, फंड में जमा करेगी, और वो फंड एक क्रिएट करेगी। वो फंड किसका भी हो सकता है, मतलब कोई डेवलपमेंट का भी फेज का भी हो सकता है, या कोई ऐसी स्कीम का हो सकता है, कोई ऐसी ऑफर का हो सकता है सिटीजन्स के लिए, या बहुत काम का भी हो सकता है बिजनेसमैन के लिए। तो वो फंड एक क्रिएट करेगी, और डेवलपमेंट का फंड सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसके लिए खास ये प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, मोस्टली प्रॉपर्टी किसको बेचती है, प्राइवेट जो कंपनीज है उसको बेचती है, और वहां से वो फंड रेज करती है अपनी असेट बेच के। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन भी एक साइड से बढ़ेगा और एक साइड से हमारे इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। अभी इसके बाद कौन सा है, एनकरेजिंग एफडीआई। एनकरेजिंग एफडीआई मतलब क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पे, इन इंडिया, मतलब कहां पे, हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करने वाले उसको कहां पे खींच के लेके आने का, इन इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर लेके आने। तो जो भी अगर समझो बंदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि 1991 रिफॉर्म्स के पहले ये पॉलिसी नहीं, मतलब ये जो एफडीआई था वो नहीं था, ये जो पॉलिसी बनी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी,
उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन में मोस्टली गिनाया जाता है। जो आउट ऑफ इंडिया की फॉरेन की जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, और उससे जो इनकम बनती है, उससे जो प्रॉफिट कमाती है, उसमें से कई परसेंटेज, मैंने कल भी बोला था, कल के वीडियो में भी कोई एक तो पॉइंट में, उसमें से वो प्रॉफिट कमा के, जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर परसेंटेज से टैक्स पे करती है। किसको? गवर्नमेंट को। तो उससे उसका गवर्नमेंट का भी एक फायदा होता है, साथ में कंपनी का भी फायदा होता है, और साथ में हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छे से आगे बढ़ती है। तो ये सब क्या हुए, हमारे मोस्टली ऑब्जेक्टिव है कि इसके पीछे का कारण क्या थे। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या कि ये प्राइवेटाइजेशन हमें क्यों लाना पड़ा ये पॉलिसी के अंदर। उसके ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये सब जैसे फॉरेन डायरेक्ट हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे अर्निंग करे और साथ में हमें भी कुछ दे। बाद में जैसे हम देख रहे कि वर्कलोड है, जो गवर्नमेंट के ऊपर जो वर्कलोड था वो प्राइवेटाइजेशन ने थोड़ा ले लिया, तो वर्कलोड थोड़ा कम हो गया। उसके सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हुई, कंज्यूमर और कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलने लगी। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? प्राइवेटाइजेशन के। इसके आगे हम देखते फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसमें रिफॉर्म्स नहीं थे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत अलग रूल्स थे जो मोस्टली यूजफुल नहीं थे, मतलब कुछ काम के नहीं थे, इसलिए मैंने रिफॉर्म्स नहीं लिया, उसके लिए फॉर्म्स लिया कि जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 निकली, उसके बाद उसको कैसे डेवलप किया, उसको आगे कैसे बढ़ाया। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक सेल। क्या? डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक सेल। अभी डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक सेल में क्या होता है मोस्टली कि जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है वो अपने 100% शेयर्स किसको? प्राइवेट सेक्टर को जब सेल करती है या प्राइवेट सेक्टर उसके पास से ओन कर लेती है, मतलब शेयर परचेज कर लेती है, तो वो टाइम पे क्या होता है, जो भी उसकी ओनरशिप होगी किसकी? पब्लिक सेक्टर बैंक कंपनी की जो भी ओनरशिप होगी वो किसकी हो जाएगी? 100% प्राइवेट सेक्टर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगी। तो ये डीनेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट की जो भी ओनरशिप या कुछ भी मैनेजमेंट होगा वो डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में चले जाएगा। तो बाद में उसको कंट्रोल करने वाला कौन रहेगा? प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट सेक्टर होगा। इसके बाद कौन सा है? पार्शियल प्राइवेटाइजेशन और पार्शियल सेल। अभी पार्शियल प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो समझाता हूं। अभी फॉर एग्जांपल आप समझो कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अपने 50% शेयर्स प्राइवेट को सेल कर रही है। अपने 50% शेयर्स किसको सेल कर रही है? प्राइवेट सेक्टर को। और प्राइवेट सेक्टर अगर वो 50% शेयर्स खरीदता है, क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर अगर वो 50% शेयर्स जो होंगे वो खरीदता है, तो जो प्राइवेट का ओनरशिप होगा वो जो गवर्नमेंट का ओनरशिप हो वहां से किस में ट्रांसफर हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर। दोनों में इतना ही फर्क है कि पहले जो डीनेशनलाइजेशन है उसमें क्या होगा कि 100% जो डिसीजंस लेगा, जो डिसीजंस लेगा, जो मैनेजमेंट होगा वो सब प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा। और पार्शियल प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन की डिसीजंस तो रहेंगे, साथ में गवर्नमेंट के भी थोड़े रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से छोटे छोटे डिसीजन होंगे। वो भले प्राइस के रिलेटेड हो, प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, सर्विस के रिलेटेड हो, किसके भी रिलेटेड हो, वो दोनों के मिला के वहां पे ये होंगे अपने डिसीजंस, बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड। पर मोस्टली इसमें भी प्राइवेट का ज्यादा हाथ होगा क्योंकि उसने 50% या 51% शेयर्स किसके खरीदे? पब्लिक सेक्टर कंपनीज के। अभी इसके बाद जो लास्ट है वो थोड़ा सा अलग है, डेफिशिएट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। डेफिशिएट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। तो डेफिशिएट मतलब क्या? मतलब पैसे ना होना किसके पास? गवर्नमेंट के पास। अगर ऐसा हो कि पैसे ना होना तो वो क्या करेगी? अगर फॉर एग्जांपल ही ले लेते, अगर समझो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ब्रिज का मतलब एक बड़ा ब्रिज है, समझो कहां से, मुंबई से पुणे का एक बहुत बड़ा ब्रिज है, उसको वहां पे वो प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको टोटल जो फंड लगेगा वो है 1000 करोड़। कितना? 1000 करोड़ फंड लगेगा। तो उसमें क्या होगा, पर अभी उसके फंड में, किसके? गवर्नमेंट के फंड में सिर्फ 700 करोड़ से, कितने? 700 करोड़।
तो उसमें जो डेफिशिएट है, डेफिशिएट मतलब क्या, जो बाकी अमाउंट है, डेफिशिएट 300 करोड़ जो है वो क्या करेगा, 300 कहां से रेज करेगा, जो पब्लिक सेक्टर की जो ऐसी कंपनीज होगी जो अच्छी नहीं चलती रहेगी या अच्छी चलती भी होगी, तो उसमें 300 करोड़ के जो शेयर्स है वो किसको सेल करेगा, प्राइवेट सेक्टर को सेल करेगा। क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर को सेल करेगा और वहां से जो फंड आएगा वो इसमें मतलब इसमें डालेगा। क्या करेगा, वो फंड जो है, जो प्राइवेट सेक्टर के पास से जो फंड आएगा वो क्या करेगा, ये जो प्रोजेक्ट में उसमें ऐड करेगा। मतलब 7000 तो थे और जो 7000 करोड़ तो गवर्नमेंट के पास थे, पब्लिक सेक्टर के पास थे, पर जो 300 थे वो कहां से रेज हुए, प्राइवेट सेक्टर के पास से। तो प्राइवेट सेक्टर का ये भी एक फायदा हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर ने उसके शेयर्स खरीद लिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम कि बहुत बार पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उसके 300 करोड़ के शेयर्स, मतलब पूरी कंपनी भी बहुत बार वो सेल कर देते हैं ऐसे में, मतलब उसके कंपनी के 100% शेयर्स है वो प्राइवेट को सेल कर देते हैं और प्राइवेट की यहाँ पे ओनरशिप हो जाती है। तो यहाँ पे 300 जो करोड़ थे वो ऐड हो गए, मतलब टोटल 1000 करोड़ ऐड हो गए। तो अभी वो फंड से क्या करेगा, अपना ब्रिज का जो प्रोग्राम होगा पुणे टू मुंबई वो कंप्लीट करेगा। तो आज के वीडियो में प्राइवेटाइजेशन क्या है वो समझाया। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स, प्राइवेटाइजेशन के कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है, किसके कारण उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लाना पड़ा, उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स है वो समझाया। और साथ में फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्यों प्राइवेटाइजेशन को मतलब उसको नया किया, मतलब उसको पूरा चेंज किया, वो फॉर्म्स भी लेके आया प्राइवेटाइजेशन में। उसमें मैंने एक एक पॉइंट समझाया, डीनेशनलाइजेशन समझाया, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन समझाया और साथ में लास्ट कौन सा था, डेफिशिएट प्राइवेटाइजेशन। तो आज के वीडियो में मैंने ये जितने भी पॉइंट्स थे मोस्टली कवर किए। ये पॉइंट्स भी आप अगर अच्छे से ध्यान से मेरा वीडियो देखते हो या अच्छे से ये पॉइंट के बारे में डिटेल में रिसर्च करते हो, मैं तो लिमिटेड समझा सकता हूं, पर आप खुद की रिसर्च अगर करोगे ये पॉइंट को कवर नेट पे सर्च करके डिटेल में, तो आपका इसमें ये फायदा होगा कि आपका जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 है वो और अच्छे से समझ पाओगे। ये तो वीडियो में मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको छोटा सा उसमें छोटा सा पार्ट है वो उसका नॉलेज मिल जाए, मतलब ध्यान में आ जाए कि हाँ भाई लिबरलाइजेशन इसको बोलते हैं, हाँ प्राइवेटाइजेशन इसको बोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते हैं, और वो भी ध्यान में आ जाए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, क्या बोल रहा हूं मैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब उसका क्या कारण था, क्या प्रॉब्लम्स थे ऐसे, तो वो भी आपको समझ में आएगा। साथ में आप हो सके तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं उससे आपको नॉलेज तो मिलेगा, साथ में आप खुद भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। तो आप जितना ज्यादा रिसर्च करोगे उतना नॉलेज आपका अच्छा खासा बढ़ेगा। तो आप मेरे वीडियो आगे देखते रहिए। अगर ये टॉपिक में कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हो, ऐसा लगता हो कि मैं हूं जो मतलब मैं बंदा हूं, मैं अच्छे से समझा रहा नहीं हूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं देखा तो वापस देख लेना, और अगर देख लिया तो कमेंट करना, और साथ में मेरे प्रीवियस वीडियो देखते आना और उसमें भी कमेंट करते जाना। तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।